नमस्कार मित्रों, आज मैं शारदीय नवरात्र के पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। और बहुत दिनों से आप सभी लोगों को इंतज़ार था कि मैं वीडियो डालूं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं इस शारदीय नवरात्र के पर्व पर मैं आज हिंदी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और हिंदी चैनल पर आप सभी लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिखाया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी इस चैनल के प्रति इसी तरह स्नेह और प्रेम अगर आप बनाए रखेंगे तो निश्चित है, यह उम्मीद है कि यह चैनल प्रगति की पथ पर अग्रसित होता रहेगा। और इस चैनल का शुभारंभ मैंने इसलिए किया है कि इस चैनल के माध्यम से अपनी बातों को मैं आप सभी तक प्रस्तुत कर सकूं। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको दिख रही है, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, जो इन प्रश्नों के माध्यम से आपके सारे मैं डाउट क्लियर करूंगा और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भविष्य में समयानुसार मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। इस प्रश्नों को देख करके आपको आभास हो गया होगा कि जो भी मैंने ये प्रश्न बनाए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस तरीके के कई प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष मैं इस बोर्ड पर लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और इसका जो व्याख्यात्मक हल है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसका मनन करना है। जो इसमें से एक एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हुए हैं। तो आते हैं मित्रों, आप अपने इस प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। पहला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। जैसा कि ये रचना आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, शेखर एक जीवनी जो रचना है, ये अज्ञे जी का रचना है। और अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन भी किया है। तार सप्तक के प्रवर्तक भी रहे हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये रचना उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसके रचनाकार सभी को पता है कि इसमें अज्ञे जी इसके रचनाकार हैं। अज्ञे जी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अज्ञे ने तार सप्तक का सन 1943 ईस्वी में प्रवर्तन किया था। और इस तार सप्तक में 7 कवियों की श्रृंखला थी। तार सप्तक के 7 कवियों को अज्ञे ने ही राहों का अन्वेषी कहा था। और तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुछ मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताने का मैं कार्य करूँगा। तार सप्तक जो है आपका 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। जो पहला तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तीसरा सप्तक 1943 ये पहला सप्तक है, दूसरा है 1951 और तीसरा है 1962 और चौथा है 1979। 1979 में आपका चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए
कि पहला तार सप्तक आपका जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके साथ साथ दूसरा सप्तक भी आपका 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा सप्तक आपका 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये चारों सप्तक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। तीसरा सप्तक 1962 में प्रकाशित हुआ था, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है। फिर चौथा सप्तक आपका 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये सी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। जो तार सप्तक से संबंधित प्रश्न अगर बनेगा, तो तार सप्तक के अगर बात करें कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी रहे हैं। इसी संदर्भ में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और रामवृक्ष बेनीपुरी को भी जानने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता है कि ये छायावाद युग से संबंध रखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो संबंध है वो छायावाद युग से है और ये छायावाद युग के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने जाते हैं। और इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके द्वारा जो लिखी रचनाएं हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी ये रचना जो है अति महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद ने इस कामायनी महाकाव्य की जो रचना है वो सन 1935 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और ये कामायनी जो है आपका ये खड़ी बोली का एक महाकाव्य है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो कामायनी है वो किस भाषा में रचित है, तो आपको बताना होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कामायनी महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो कामायनी महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या 15 है। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। और किस भाषा में रचित है, तो ये खड़ी बोली में रचित है। और किस युग से इसका संबंध है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका संबंध छायावाद युग से है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा प्रेमचंद पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में भी प्रश्न आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 ईस्वी में हुआ था, जो बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ। इसके साथ साथ इनके निधन के बारे में भी जानकारी पूछ ली जाती है कि इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1936 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो जब अगर ये पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1880। और जब ये पूछा जाए कि इनका निधन कब हुआ, तो सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इनका जन्म स्थान अति महत्वपूर्ण है, वाराणसी जिला का लमही नामक ग्राम, जो अति महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लमही नामक ग्राम से किसका जन्म स्थान से संबंध रखते हैं, तो वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी लमही नामक स्थान से संबंध रखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन भी किया गया है जिसका नाम है क्या नाम है, हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संपादककार मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यासकार हैं। और अगर इनके उपन्यासों की बात करूं तो अति उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास जो गोदान है, जो बहुत बार बार पूछा जाता है कि इनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास जो है वो गोदान है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि गोदान किस विधा से संबंधित है, तो गोदान विधा में अगर उत्तर अगर आप ढूंढना चाहें तो उसका उत्तर आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इन 4 विकल्पों में अगर आपको दिया गया है तो आपको उपन्यास विधा पर टिक लगाना होगा, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। उसके संदर्भ में साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये उपन्यासकार के साथ साथ एक कहानीकार भी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण नाटककार भी हैं। तो इन्होंने नाटक विधा पर भी लेखनी चलाई है, उपन्यास और कहानी विधाओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई है। और मुंशी प्रेमचंद जी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार, जो बहुत ही दिल को प्रभावित कर देने वाले इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसी श्रृंखला में जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया
सभी को पता होगा गेहूं बनाम गुलाब, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण है गेहूं बनाम गुलाब, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं बनाम गुलाब के रचनाकार कौन हैं। तो गेहूं बनाम गुलाब के जो रचनाकार हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान है और ये मुजफ्फरपुर जिले से इनका संबंध था। सन 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कभी कभी इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो मुजफ्फरपुर जिले से है, और जो मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है वो बिहार राज्य में पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और इनके द्वारा जो लिखा गया रचना है वो है गेहूं बनाम गुलाब। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि गेहूं बनाम गुलाब के रचनाकार कौन है। तो आप सभी के सामने चारों प्रश्नों का, चारों विकल्पों का मैंने व्याख्यात्मक हल कर दिया है, जिसमें से आप सभी को शेखर एक जीनी के लेखक की बात बतानी थी कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता है कि इसमें आपका उत्तर नहीं है, जो हमने पहले ही बता दिया है। दूसरा विकल्प है इसमें मुंशी प्रेमचंद, ये भी आपका विकल्प सही नहीं है। तीसरा विकल्प आपको दिया गया है अज्ञे, जो आप सभी को पता है कि शेखर एक जीवनी जो है के रचनाकार अज्ञे जी हैं। और चौथा विकल्प दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, लेकिन इसमें आपको जो उत्तर ढूंढना था वो आपको मिल गया है अज्ञे जी। इसी के साथ साथ मैं एक प्रश्न और भी क्लियर कर दूं कि ये जो शेखर एक जीवनी जो आप रचना देख रहे हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि शेखर एक जीवनी कितने भागों में विभक्त है। तो शेखर एक जीवनी के जब अगर भाग पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि ये 2 भागों में विभक्त है। शेखर एक जीवनी जो है वो 2 भागों में विभक्त है। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि शेखर एक जीवनी कितने भागों में विभक्त है, तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में विभक्त है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संदर्भ में अगर हम जानना चाहें तो और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर एग्जामिनर देना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कितने खंड हैं। तो अगर बात ये अगर आ जाए कि शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कितने खंड हैं, तो उसमें भी 4 खंड हैं। और अगर ये देखा जाए कि उसके दूसरे भाग में कितने खंड हैं, तो दूसरे भाग में भी 4 खंड हैं। इस तरीके से देखा जाए कि शेखर एक जीवनी अति महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 2 भागों में विभक्त है और प्रत्येक भाग में 4 खंड है। मित्रों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर पहला प्रश्न आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न आता है मैला आंचल, जो बहुत महत्वपूर्ण ये उपन्यास है मैला आंचल, जो कई बार पूछा गया है। और मैला आंचल के जो रचनाकार हैं ये सभी को पता है रेणु जी, जो बिहार के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ये बिहार की जन्मस्थली बिहार राज्य पूर्णिया जिला में इनका जन्म हुआ था रेणु जी का, और इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास था वो आंचलिक उपन्यास था। आंचलिक का अर्थ होता है अंचल विशेष से संबंध रखने वाला। तो ये बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का जो इन्होंने वर्णन किया है वो इसी उपन्यास में किया है, मैला आंचल उपन्यास में, जो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है। मित्रों, आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जो कहानी का नाम है, आप सभी को पता होगा, आप सभी लोगों ने पंचलाइट पढ़ा होगा। पंचलाइट कहानी जो 8 पंचायतों में विभक्त है, ये वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसकी भी कहानी की जो प्रश्नोत्तरी है या उसका जो सारांश है वो भी मैं आपके समक्ष बहुत ही जल्द उपस्थित लेकर के होने वाला हूं। तो आप सभी को पता हो गया कि अगर ये पूछ लिया जाए कि मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है तो उत्तर रेणु आप देंगे, और अगर ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार का उपन्यास है तो आपको आंचलिक उपन्यास पर क्या नाम है टिक लगाना होगा। और ये ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, धार्मिक उपन्यास नहीं है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में अगर हम बात करें तो जैनेन जी का नाम बहुत फेमस है, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने के भी कार्य इन्होंने किए हैं।
जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक नाटकों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक नाटक ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि ऐतिहासिक नाटककार बताएं या ऐतिहासिक नाटक सर्वाधिक किसने लिखे हैं, तो ऐतिहासिक नाटक सर्वाधिक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो मित्रों, आप सभी को पता हो गया कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसी श्रृंखला में तीसरा प्रश्न है अंधा युग। जो सभी को पता है अंधा युग एक नाटक है। अंधा युग एक नाटक विधा से संबंध रखता है और मैं ये बता दूं कि अंधा युग एक नाटक है और इस नाटक के लेखक का नाम पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। अब इसके लेखक कौन है तो आप सभी को पता है कि इसमें हम अगर 4 विकल्प जो दिए हुए हैं तो चारों विकल्पों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही हम सारे विकल्पों को टिक करते हैं। अगर मित्रों अगर ये सभी विकल्पों को आपने ठीक तरह से पढ़ा नहीं है, किसी भी विकल्प का उत्तर आप रट करके नहीं जाएंगे। अगर आप रट करके जा रहे हैं तो वहां पर परीक्षा में आप भूल भी सकते हैं। तो जब तक आप चारों विकल्पों के बारे में खूब गहनता से आपने पढ़ाई नहीं की है तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न फंसेंगे। इसमें अंधा युग पूछा जा रहा है कि अंधा युग के लेखक कौन हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अंधा युग में ये भी पूछ सकता है कि कितने अंकों में विभक्त है, तो अंधा युग 5 अंकों में विभक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंक पूछ सकता है इसमें कि अंधा युग कितने अंकों में विभक्त है। तो अगर अंक पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अंधा युग 5 अंकों में विभक्त है। फिर ये पूछा जा सकता है कि अंधा युग किस विधा से संबंधित है, तो अंधा युग एक गीत नाट्य है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है कि ये किस विधा से संबंधित है, तो ये गीत नाट्य विधा से संबंधित है। नाटक के लेखक का नाम पूछ रहा है तो इसके लेखक हो जाएंगे धर्मवीर भारती, आपके सामने दिख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये एकांकी के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि एकांकी के जनक कौन है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लेकिन इस विकल्प का उत्तर ये सही नहीं है। इस विकल्प का उत्तर ये सही नहीं है। हमने राम कुमार वर्मा के बारे में बताने का प्रयास किया है, इस प्रश्न का उत्तर धर्मवीर भारती है। एकांकी के जनक अगर पूछा जाए तो आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा बताना होगा। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध एकांकी है मित्रों, पृथ्वीराज की आंखें। अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज की आंखें किसके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज की आंखें, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। तो राम कुमार वर्मा के बारे में भी आप सभी लोगों ने जान लिया। फिर मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रमुख मजबूत स्तंभ कह सकते हैं ये है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, इन्होंने उपन्यास भी लिखे, इन्होंने नाटक भी लिखे और इन्होंने काव्य विधा पर भी लेखनी चलाई है। तो जयशंकर प्रसाद का लेसन भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। श्रद्धा मनु जो बहुत महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित श्रद्धा मनु, जो इस बार देखा जाए तो अगर प्रश्न अगर आएगा, अगर काव्यखंड उठाएगा तो जयशंकर प्रसाद से जरूर उठाता है। मित्रों, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय अवश्य पढ़ करके जाइएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जो संबंध है वो काशी से है, काशी, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थान है सुंगनी साहू घराने में इनका जन्म हुआ था। सुंगनी साहू घराने में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। और इनका बचपन जो है बहुत एक तरीके से कह लिया जाए कि मतलब जयशंकर प्रसाद का जो जीवन काल रहा है वो बहुत सुखमय नहीं रहा, और ना ही इन्हें पत्नी सुख भी मिल पाया है जयशंकर प्रसाद जी को। और जयशंकर प्रसाद का कभी कभी जन्म भी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और कभी कभी मृत्यु पूछ लेता है कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था मित्रों 1937 ईस्वी में, पूछा जाता है।
कि इनका जन्म कब हुआ था। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और इनका वैश्य परिवार से संबंध था। कभी कभी ये पूछ लेता है इनका कि संबंध किस परिवार से रहा है, तो वैश्य परिवार से, क्योंकि इनके पिता जर्दा के व्यापारी रहे हैं और इनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, जैसे के बारे में आप सभी को पता होगा, कामायनी। जैसा मित्रों मैंने पहले ऊपर के प्रश्नों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कामायनी इन्हीं के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और इससे प्रश्न आपका बनता है कि कामायनी किस विधा से संबंधित है, तो कामायनी महाकाव्य विधा से संबंधित है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं, तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। यह पूछा जाता है आपसे कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इसका पहला सर्ग कौन सा है, तो चिंता सर्ग से यह प्रारंभ होता है और आनंद सर्ग से समाप्त होता है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है, कामायनी का 5वां सर्ग कौन सा है, तो मित्रों इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसका सबसे पहला सर्ग आपका चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है। अब मैं नाम पढ़ता जा रहा हूं, आप लोग इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कुल 15 सर्गों में विभाजित हमारा महाकाव्य कामायनी, जो खड़ी बोली का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी किस भाषा में रचित है, तो आपको बताना होगा मित्रों खड़ी बोली। जब कभी पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है, तो आपको बताना होगा 15 सर्गों में विभक्त है। किस सर्ग से इसका प्रारंभ होता है, तो चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद पर जाकर के खत्म होता है। तो मित्रों जिस चीज के प्रति अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है, और जिसने संघर्ष करना नहीं सीखा वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी क्रम में मैं लेकर के अगले प्रश्नों की तरफ चलता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। भाषा पूछी जा रही यहाँ पर कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है। तो रामचरितमानस की जो रचना है वो आप सभी को पता है कि इसमें अवधि दिया हुआ है, ब्रजभाषा दिया हुआ है, खड़ी बोली दिया हुआ है और कोई नहीं दिया हुआ है। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा रामचरितमानस के बारे में सर्वप्रथम कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो ये अगर पूछा जाए तो रामचरितमानस के रचनाकार मित्रों तुलसीदास जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण कवि, कृष्णाश्रयी शाखा के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तुलसीदास का जो संबंध है वो किस काल से है, तो मित्रों अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपको बताना होगा तुलसीदास जी का जो संबंध है वो भक्ति काल से है। और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो संबंध है वो क्या नाम है, सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा से संबंध रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह रामचरितमानस। मैं बेटा आपको यह बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। और रामचरितमानस में कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसमें कुल कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 कांड हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो आपको 7 बताना है। जब ये पूछा जाए कि रामचरितमानस की भाषा कैसी है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस, जो 7 कांडों में विभक्त। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न, इसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें या अपने इसको मस्तिष्क में सेव कर लें। अगर प्रश्न कांड से पूछा जाए तो 7 कांड बताइएगा।
भाषा पूछा जाए तो आपको अवधि बताना है, रचनाकार पूछा जाए तो आपको तुलसीदास जी का नाम लेकर के बताना है। और इसके बारे में अगर मैं और भी जानना चाहूँ तो मित्रों बहुत सी जानकारी है रामचरितमानस के बारे में। तो तुलसीदास के बारे में अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है, इनके बचपन का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम भोला है। और इनके पिता का नाम पूछ लेता है तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। और माता का नाम अगर पूछे तो इनकी माता का नाम हुलसी है। और इनके गुरु का नाम अगर पूछे तो इनके गुरु का नाम नरहरिदास। कभी कभी नरहरिदास ना दे करके नरहरियानंद का नाम दिया जाता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। तो और अगर आपको नरहरिदास ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपको नरहरियानंद अगर दिखाई दे रहा है तो आपको उसी पर टिक कर देना है। और इनके जन्म लेते ही तुलसीदास के इनकी माता का देहावसान हो जाता है और इनका लालन पालन चुनिया नाम की दासी के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास, इनका जो विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। और रत्नावली का एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है मित्रों जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस उक्ति का संबंध किससे है और किसके प्रति कहा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रति इनकी पत्नी रत्नावली ने एक उक्ति कही है कि लाज न आवत आपको दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। मित्रों ये उक्ति तुलसीदास के प्रति उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इनकी पत्नी बिना बताए वो मायके चली गई थी और ये पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। पत्नी प्रेम में ये अपने घर नहीं रुक पाए और ये रात्रि में ही पत्नी से मिलने चले गए, जहाँ पर इनकी पत्नी ने इनको बहुत डांटा। तभी से इनकी पत्नी के डांट पर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और तुलसीदास जी आपके सामने दिखाई देते हैं। तो मित्रों अगर भाषा पूछी जाए तो आपको अवधी भाषा पे टिक करना है। अगला प्रश्न है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं, चिदंबरा के रचनाकार हैं, यानी आपसे चिदंबरा के बारे में जानकारी कर रहा है कि चिदंबरा किसके द्वारा लिखा गया है। तो चिदंबरा बहुत महत्वपूर्ण कृति है मित्रों। चिदंबरा जो है पंत जी की रचना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पंत जी का पूरा नाम क्या है। तो पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत और पंत जी को ही प्रकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। यह भी प्रश्न आता है मित्रों कि प्रकृतिका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपको पंत पर टिक लगाना होगा। फिर तो इसमें पूछ रहा है कि रचनाकार का नाम बताइए, तो आपको मैंने कि बता ही दिया। तो इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैं बता दूं कि पंत जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ये पंत जी इनका जन्म स्थान पूछ लेता है मित्रों। तो पंत जी का जो जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। अल्मोड़ा से किसका संबंध है। तो पंत जी का है और पंत जी को ही प्रकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। या ये पूछा जाए कि प्रकृति के चितेरे कवि कौन है। तो जो प्रकृति के चितेरे कवि की अगर बात करेंगे तो प्रकृति के चितेरे कवि हैं पंत जी, जो महत्वपूर्ण कवि हैं पंत जी। और ये प्रकृति की गोद में इनका लालन पालन हुआ था और साथ साथ जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आप चिदंबरा रचना की बात कर रहे हैं तो चिदंबरा जो रचना है इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है मित्रों। कभी कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी प्रश्न आता है। तो चिदंबरा कृति पर अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। एक ऑप्शन दिखाई देगा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस कृति पर इन्हें प्रदान किया गया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित आपके ये देखिए महादेवी वर्मा जी का भी संबंध ज्ञानपीठ पुरस्कार से रहा है। महादेवी वर्मा जी को यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये महादेवी। और मित्रों, अगर मैं बात करूं कि इसमें प्रसाद जी की ऑप्शन भी दिया हुआ है। प्रसाद जी को एक ऐसे कवि हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ इनको। इनकी एक रचना आप सभी ने अभी सुना है। कौन सी रचना? कामायनी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो मित्रों, आप सभी को मैंने इस संदर्भ में जानकारी देने का प्रयास किया है। और एक कवि अभी और छूट रहे हैं इसमें, देखिए मैथिली शरण गुप्त बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लें। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। और मैथिली शरण गुप्त आप सभी को पता है कि झांसी जिले से संबंध रखते हैं। ये झांसी जिला चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। झांसी मित्रों, आप सभी को बहुत बार नाम सुना होगा। आप लोगों ने बचपन में कविता पढ़ी होगी आप लोगों ने, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, मैं उसी झांसी की रानी की बात कर रहा हूँ, यानी रानी लक्ष्मीबाई जी का, जिन्होंने अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया और हमारे देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। जो आज हम स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से, यानी उनकी बेड़ियों से मुक्त होकर के आज हम सभी क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आज सांस ले रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है उसी झांसी जिले से। और झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान से मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध रहा है। और मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। मित्रों, राष्ट्र कवि इन्हें ऐसे नहीं कहा गया। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है भारत भारती। भारत भारती के कारण इन्हें जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की गई है। इसी कारण इन्हें जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। मित्रों, जहां तक कि मुझे विश्वास होगा कि आपकी इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के सेशन में आप सभी लोगों को विधिवत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लेकर के सामने उपस्थित होऊंगा, तो उसमें भी बहुत सारी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी का प्रेम स्नेह इस चैनल के प्रति ऐसे ही बना रहे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसी तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊं और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और भविष्य में होने वाले बोर्ड परीक्षा में जो आगामी फरवरी में परीक्षाएं आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसमें आपका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको जो 100 नंबर की इस पेपर में आपको कम से कम 95, 96, 97, 98, मित्रों अगर आप इतना अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बोर्ड परीक्षा के जो रैंकर की सूची बनती है उसमें आप स्थान अपना नहीं बना पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।